हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका जीके एकेडमी में स्वागत है। कल जो हमने बात करी थी वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात करी थी कि कब से लेके कब तक जो कौन कौन से आंदोलन हुए, उनका क्रम क्या है और किस किस की क्या भागीदारी है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट रहता है हिस्ट्री का। आज भी हम एक क्लास के अंदर जो है सारे जो है एक क्लास के अंदर जो एशियंट हिस्ट्री है, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में प्राचीनतम इतिहास कहा जाता है भारत का, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें स्टार्टिंग करेंगे इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा संस्कृति से। तो हड़प्पा संस्कृति का पता कैसे चलता है? कार्बन डेटिंग के द्वारा ये हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जो कि 2000 BC के आसपास दोस्तों यहाँ पे क्या है नगर थे, बहुत सारे नगर थे। और ये जो नगर जो पाए जाते हैं वो पंजाब में केवल 3 प्रांत में, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में, इसके अलावा वहाँ के बलूचिस्तान में और सिंध में। इसके अलावा इंडिया में बात करें तो ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आपका और हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक दोस्तों क्या मिले, अवशेष मिले किन के नगरों के। तो पूछा जाएगा कौन सा नगर जो है कहाँ पर है और किस नदी पे स्थित है। तो हम पहले जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान वाले की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो नगर स्थित है। तो बात करें पहले किसकी, हड़प्पा की। तो हड़प्पा दोस्तों कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह पड़ती है माउंट गोमरी, वहाँ पे पाया गया है। और इसे किस नदी पे पूछा जाएगा? नदी जरूर पूछा जाएगा, रावी नदी पे। इसके अलावा इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो जो है, इसके ऊपर मूवी भी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन ने रोल किया था, आपने मूवी देखी होगी। तो ये भी जो है पाकिस्तान में, कहाँ पे? पाकिस्तान में ये एक जगह पड़ती है सिंध में, लरकारा, वहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी पे। पूछा जाए किस नदी पे? तो सिंधु नदी पे। उसके बाद जो थर्ड पे जो आता है, ये जो आता है चंदू दड़ो, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये किस पे? ये भी सिंधु नदी पे। तो दोस्तों पूछा जाए किस नदी पे, तो हमें बताना है कि इस नदी पे ये। इसके बाद जो चौथा जो आता है वो आता है सुतकांगेन डोर, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में, ये दास्ता नदी पे। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो गुजरात में लोथल पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी पे पूछा जाएगा? तो भोगवा नदी पे। इसके अलावा क्या है? डॉकयार्ड कहा जाता है, जहाज़ों की रानी कहा जाता था, किसे? लोथल से। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से क्या करते थे ये लोग? व्यवसाय करते थे, जहाज़ के द्वारा जो सामान जाता था या फिर कहीं से सामान आता था दोस्तों। उसके बाद बात करें किसकी? कालीबंगा। कालीबंगा का है राजस्थान में। किस नदी पे? घग्गर नदी पे। हमें पता होना चाहिए किस स्टेट में, तो ये पूछा जाता है कालीबंगा जो किस स्टेट में? तो राजस्थान में, घग्गर नदी पे। अब बात करते हैं इसके बाद धौलावीरा। तो धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। और ये जो फेमस था जल प्रबंधन के लिए, यहाँ पे क्या है कि जल की जो उत्तम व्यवस्था की गई थी, किसमें? धौलावीरा में। इसके बाद बात करें तो देमाबाद, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये जो है इंडिया की जो साइड में सबसे नीचे की तरफ है, क्योंकि आप वो यदि मैप को देखेंगे तो पहले जो है पंजाब आएगा, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी पे। इसमें क्या मिला है? इसमें जो रथ भी मिले, आदमी रथ में बैठा मिला, सांड की क्या बोलते हैं आकृति मिली है, किसमें? देवानंद में। उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ है? ये आपके हरियाणा में, घग्गर नदी पे। ये इंडिया का जो सबसे बड़ा जो है क्या है? सैन्य व्यवस्था। ये पूछा जाए सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था कौन सी है? तो राखी गढ़ी, जो कहाँ पड़ती है? घग्गर नदी पे। कहाँ पे? हरियाणा में। इसके बाद यदि बात करें तो रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में, सतलज नदी पे। पूछा जाएगा रोपड़ कहाँ है? तो ये पंजाब में, सतलज नदी पे। इसके बाद बात करें तो रंगपुर पड़ता है, ये कहाँ? गुजरात में। उसके बाद इसमें दो जो है यूपी में पड़ते हैं, एक आलमगीरपुर पड़ता है, ये यूपी में, हिंडन में। इसके बाद जो पड़ता है उल्लास पड़ता है, ये यूपी में, ये कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में। यूपी में पूछा जाता है उल्लास कहाँ पड़ता है? तो सहारनपुर में। इसके बाद बनावली क्या है? ये बनावली जो है हरियाणा में पड़ती है। इसकी सड़कों का बहुत अच्छी तरह सड़कों की व्यवस्था थी। तो पूछा जा सकता है कि ये जो थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये नष्ट कैसे हो गई? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है बाढ़ आई हो सकता है क्या किया हो, आर्यों ने आक्रमण किया हो, या फिर हो सकता है कोई महामारी फैली हो, या हो सकता है प्रलय आई हो। कुछ भी कारण हो सकता है किसी सभ्यता का नष्ट होने का। पर इसके प्रमाण मिलते हैं। कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है कि यहाँ पे पहले क्या थी? एक
शहर था, बहुत सारे शहर बसे हुए थे, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए आप बात करेंगे इसकी मोहनजोदड़ो की, तो ये R.D. बैनर्जी ने खोजा था, इसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या बहुत बड़ा स्नान घर भी मिला है, बहुत सारा बड़े बड़े स्नान घर भी मिले। बात करें इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लोथल है। लोथल में क्या मिला है, यहाँ पे जो है साइड में मिलता है और यहाँ पता चलता है कि यहाँ से क्या बिजनेस होता था। डॉकयार्ड मिले हैं। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो पानी के जहाज होते हैं वो रुकते हैं, अपना सामान छोड़ते हैं, सामान उठाते हैं, चल देते हैं। तो दोस्तों ये आज जो हमने पहली जो बात करी टॉपिक जो ख़त्म किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। अब सेकंड टॉपिक की जो बात कर रहे हैं वो क्या, वैदिक एज। तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 1500 से 600 BC तक बताया गया है। इसमें 4 जो वैदिक एज है, वैदिक एज का मतलब क्या है, वेद। तो वेद का जो है मतलब क्या है कि ये इसका बात की जाती है वैदिक एज की या फिर आर्य एज की। तो आर्यों का मतलब क्या होता था, आर्यों का मतलब रहता है कि वो जो है कुलीन या श्रेष्ठ आदमी। पूछा जाएगा आर्यों का क्या मतलब है, तो बताना कुलीन या श्रेष्ठ आदमी। तो इसके अलावा इसमें क्या है, यदि वैदिक एज की बात करें तो यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है और गंगा नदी का 1 बार, सतलुज नदी का सबसे ज़्यादा जो जिक्र हुआ है। इसके अलावा जो है सतलुज नदी को क्या मानते हैं, पवित्र नदी मानते हैं। जैसे हमारे अभी के हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र है, क्योंकि गंगा नदी पवित्र मानी जाती है। वैदिक एज में कौन सी पवित्र नदी मानी जाती थी, वो पवित्र नदी मानी जाती है सतलज। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कौन सी नदी जो है पवित्र नदी है, तो उसमें आपको क्या ऑप्शन करना, सतलज। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है ऋग्वेद, उसके बाद होता है सामवेद, फिर होता है यजुर्वेद, फिर होता है अर्थवेद। ऋग्वेद का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हाइमन्स, कलेक्शन ऑफ हाइमन्स। इसका मतलब क्या, भजन एवं प्रार्थनाएं करना। किसमें, ऋग्वेद में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है मंडल की बात की जाती है। जो गायत्री मंत्र जो हम गाते हैं मंडल 3rd में। इसमें क्या है, मंडल जो रहते हैं वो 10 तक रहते हैं। इसके अलावा जिससे जो है इसकी क्या कहते हैं, एक्सपर्ट होता है या फिर जो पंडित रहते हैं या फिर क्या है प्रखंड पंडित जो माने जाते हैं, जिन्हें नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की, उन्हें क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में उन्हें होता या होत्री बोला जाता है। इसके अलावा जो इसमें काऊ जो होती है, जो गाय जो रहती है उसे अगन्या बोला जाता है। तो पूछा जाएगा अगन्या किसे बोला जाता है, तो गाय को बोला जाता है। जो ऋग्वेद के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होता या होत्री। उसके बाद बात करेंगे किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ए कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसम फॉर्मूले। तो इसका मतलब क्या, स्रोत एवं कर्मकांड। तो यजुर्वेद में जिसे नॉलेज होती है उसे क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धवायु। पूछा जाएगा एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं, इसमें अर्धवायु। इसके बाद यदि बात करें यजुर्वेद में तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कृष्णा यजुर्वेद, एक होता है शुक्ला। तो कृष्णा जो रहता है वो पद और गद्य दोनों होता है। शुक्ला की बात करें तो केवल पद हुआ। इसके अलावा बाज सैनिक रहता है, इसमें बाज सैनिक पूछा जाएगा। तो बाज सैनिक किसका था, शुक्ल यजुर्वेद का था। उसके बाद बात करें सामवेद की, तो सामवेद का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। सामवेद का मतलब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। और जिसे इसकी नॉलेज जो होती है उसके क्या बोलते हैं, उड़ गायत्री। पूछा जाएगा जिसकी नॉलेज रहती है उसे क्या बोलते हैं, उड़ गायत्री। इसके बाद यदि बात करें अर्थवेद की, तो अर्थवेद का मतलब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्पेल एंड चार्म। मंत्रों के उच्चारण, जो इन पर मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, जो पंडित रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इसमें ब्रह्मा बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा इंडिया का जो सिंबल है सत्यमेव जयते। जो आपने देखा होगा जो ऑफिसर जो बैठे रहते हैं 3 तरह के क्या रहते हैं, सेट रहते हैं, हर जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। एक चीज़ में आपको और मैं याद है, एक चीज़ में और बताता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें पता चलता है ये लोग गेहूँ और ज्वार की खेती करते थे। सबसे पहले जो प्रमाण पत्र है वो कपास की खेती पता चलते हैं, उसके बाद गेहूँ और जौ के। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद जो वैदिक एज के बाद जो 3rd टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बुद्ध के बारे में। तो ये जो 3rd टॉपिक स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, और किसके बाद, वैदिक, इसके बाद बुद्ध धर्म स्टार्ट होता है। तो बुद्ध धर्म की जो स्थापना थी वो महात्मा बुद्ध ने करी थी। हम इसके बारे में बात करेंगे। महात्मा जो बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी में, जो कहाँ पड़ता है, कपिलवस्तु में, जो नेपाल में पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, किसका, महात्मा बुद्ध का। तो इनके जो पिता जो थे वो क्या कहते, वो शाक्य मुनि क्षत्रिय फैमिली के क्या थे, हेड थे, जिनका नाम था सुबोधान।
इनकी जो माता जी थी उनका नाम था माया देवी। वो किस वंश से थी पूछा जाता तो कुल्य वंश से थी। और इसके अलावा यदि पूछा जाए तो इनकी जो 16 वर्ष में क्या है शादी हो गई थी किससे, यशोधरा से। इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो इनके घटना जीवन चक्र में क्या होता है, एक बार जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो 4 तरह के लोगों को देखते हैं। एक आदमी को देखते हैं जो कि क्या बीमार था, दूसरे को देखते हैं जो कि क्या संत था, थर्ड को देखते हैं गरीब था, चौथा वाले जो देखते हैं वो कौन था, मरा हुआ आदमी था। तो चारों में इन्होंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा खुश जो था वो कौन था, संत था। तो उन्होंने क्या किया, 29 साल की उम्र में अपने घोड़े बेच के, घोड़े पर चढ़ के ये जो है अपने घर और अपना सिंहासन त्याग के, क्योंकि राजा क्या पैदा हुए थे, सिंहासन त्याग के इन्होंने क्या किया, भिक्षु बने गए। इसके अलावा क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले गए। तो ये 29 वर्ष की एज में जब अपने घर से निकलते हैं तो उससे बुद्ध घर में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रिय। ये पूछा जाता है महाविनिष्क्रिय का मतलब क्या है। जब अपना घर छोड़ते हैं 29 साल की उम्र में तो इन्हें क्या आता है, महाविनिष्क्रिय कहा जाता है। तो इसके बाद जो ये जाते हैं तो इनकी पहली मुलाकात, जिनके पहले टीचर होते हैं पूछा जाएगा तो उनका नाम है आलरा कालमा, आलरा कालमा दोस्तों। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जाते हैं गया में, बुद्ध की जगह पड़ती है निरंजन नदी में। 6 साल तक तपस्या के बाद इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पूछा जाएगा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, तो बोध गया के अंदर। उसके बाद ये क्या करते हैं, पहला अपना वचन देते हैं कहाँ पे, सारनाथ। सारनाथ में उसे क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है बुद्ध धर्म में। उसके बाद ये क्या रहते हैं, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु इनकी कहाँ पे होती है ये भी पूछा जाता है। तो ये 483 BC में होती है। कहाँ पे इनकी जो मृत्यु रहती है, ये होती है कुशीनगर में। कुशीनगर जो थी क्या, मल्ल युद्ध की क्या रहती थी, राजधानी थी। इसके अलावा पूछा जाएगा इनके लास्ट जो बने थे भिक्षु, उनका नाम क्या था, सुबुद्ध था। जो महिला जो बनी थी वो इनकी माता बनी थी। इनकी जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था गोमती प्रजापति। इसके अलावा जो इनमें सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रेयवास्ती वाले एरिया में दिए थे। सारे क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वही आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद पूछा जाता है कि बुद्ध की जो लिटरेचर थी पाली लैंग्वेज में थी। इसके अलावा विनय पिटका, सुनय पिटका और अभिनंदन पिटका 3 तरह के क्या है ये जो बताया गया है। इसमें विनय के बारे में बताया गया है विनय पिटका में कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुत्ता पिटका के बारे में बताया गया उपदेश और बुद्ध की क्या फिलॉसफी के बारे में। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी 4 काउंसलिंग हुई। तो जब पहली जो काउंसलिंग हुई वो किसने करवाई, वो करवाई अज्ञातशत्रु ने। शासक जो थे अज्ञातशत्रु कहाँ पे हुई, राजगीर के अंदर हुई। किस वर्ष में, 483 BC में। महाकश्यप कौन थे, इसके संस्थापक थे। सेकंड वाली जो हुई वो कहाँ पे हुई, पहली वाली राजगीर में, सेकंड वाली वैशाली में। इसमें जो काल अशोका थे वो क्या कहते शासक थे। इस सवाकमी जो थे वो संस्थापक थे। थर्ड वाले जो हुई उसमें अशोक जो था वो क्या पाटलिपुत्र में, और इसमें मोगाली तिस्ता जो थे वो क्या थे, संस्थापक थे। और चौथी वाले जो कुंदावन जो आज की डेट में कहाँ है, कश्मीर में। इसके बाद ये पूछा जाए तो कौन सा राजा कौन था, कनिष्क राजा था। और जो है वासुमित्र क्या थे, संस्थापक थे। अब यदि पूछा जाए तो पहले राजगीर और दोस्तों दूसरा वैशाली और थर्ड पाटलिपुत्र, तीनों जगह कहाँ पड़ती हैं, तीनों जगह पड़ती हैं बिहार के अंदर। और कुंदावन पूछा जाए तो कुंदावन कहाँ पड़ता है, कुंदावन पड़ता है आपका कश्मीर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जैन धर्म की। तो जैन धर्म में क्या होता है, जो जैन संस्थापक रहते हैं उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। 24 जो संस्थापक हुए, जो पहले जो संस्थापक हुए उनका नाम था ऋषिदेव। उनका सिंबल यदि पूछा जाए तो उनका सिंबल जो था वो क्या था, शाण वेल था। उसके बाद 23 वाले जो उनका नाम था पारसनाथ, आदिनाथ भी कहा जाता था। उनका जो सिंबल था वो सर्प था। और लास्ट वाले जो हुए वो महावीर स्वामी हुए, जिनका सिंबल शेर था। इसके अलावा महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो है क्या था, वर्धमान था। इनकी भी जो शादी हुई थी वो यशोदा से हुई थी। इनके पिताजी भी क्या थे, राजा थे। तो इसके अलावा इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी 12 साल तक तपस्या करी सत्य के प्राप्ति के लिए। तो इसके अलावा यदि बात करें इसमें तो जैन काउंसलिंग में 2 काउंसलिंग होती हैं। हाँ, महावीर स्वामी का जन्म जो कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु पवापुरी में हुई थी, पूछा जाता है। इसके अलावा जैन काउंसलिंग 2 बार हुई। 300 BC में हुई पाटलिपुत्र में, जो कहाँ पड़ता है, पाटलिपुत्र बोले तो अपना पटना। और सेकंड जो है बल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर।
तो जो पहली जो काउंसिल है वो उसका जो था हेड जो था वो स्थलवाहु था। और स्थलवाहु में क्या हुआ, जैन जो है दो धर्म में बटे गए, एक हो गए श्वेतांबर, एक हो गए दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं, वो वाइट कलर जो है धारण करते हैं स्थलवाहु के नेतृत्व में, और दिगंबर क्या रहते हैं, जो नंगे रहते हैं, आपने देखा होगा, वो भद्रवाहु के नेतृत्व में। तो इस तरीके से क्या रहते हैं, ये जो है दो रहते। सेकेंड वाला जो बल्लभी, बल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। जो देव गिरमठ थे वो कौन थे, इसके संस्थापक थे। इसके अलावा पूछा जाएगा कि बुद्ध जो थे उनकी जो कार्यस्थली क्या थी, तो बुद्ध भी जो थे उनकी जो तीन जो हमें याद रखनी, पहली नालंदा, दूसरी जो है विक्रमशिला, और विक्रमशिला के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो धर्मपाल थे। पूछा जाता पाला डायनेस्टी के कौन थे, धर्मपाल थे। इसके बाद की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे 4 टॉपिक खत्म हो गए, फिर हम बात करते हैं मगध एम्पायर की। तो मगध जो साम्राज्य है, जैसे आज के डेट में मगध साम्राज्य बोला जाता है, ये जो एरिया जो पड़ता है कहाँ का पड़ता है, ये बिहार का एरिया पड़ता है। तो मगध साम्राज्य में यदि 3 डायनेस्टी आती हैं, पहली आती है हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका वंश के जो है संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। उनकी राजधानी क्या थी, राजगीर थी। राजगीर कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है बिहार के अंदर। इसके बाद जो है उनका क्या होता है, बेटा आता है अज्ञातशत्रु। वो क्या करता है, अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु कर देता है और अपना खुद जो है शासन पे बैठ जाता है। तो पूछा जाएगा किस राजा ने अपने पिता की जो मृत्यु कर दी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, अज्ञातशत्रु। और इसके अलावा अज्ञातशत्रु ने क्या, फर्स्ट जो काउंसिलिंग हुई बुद्धिस्ट की, कहाँ पे हुई है, राजगीर के अंदर। वो किसने हेल्ड करवाई थी, राजा कौन था उस वक्त, राजा जो था वो अज्ञातशत्रु था। तो दोस्तों पूछा जाएगा ये कि कौन राजा था। और महाकश्यप जो थे क्या थे, वो थे संस्थापक थे उस टाइम। उसके बाद जो बेटा होता है उसका उदासीन। उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी के बाद सेकेंड डायनेस्टी आती है शिशुनाग। तो शिशुनाग क्या थे, इसके फाउंडर थे। उनका जो बेटा था काल अशोका, उसने क्या सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग करवाई, कहाँ पे, वैशाली के अंदर। ये पूछा जाएगा तो हमें ये करना है। थर्ड वाले जो थे वो नंदा थे। तो जब नंदा यहाँ पे बने थे, नंदा ने क्या किया, इसका शिशुनाग से बाद जो नंदा डायनेस्टी बनी, तब जहाँ पे धनानंदा जब क्या कहता शासक था, उसी वक्त सिकंदर जो है यूनान से कहाँ आया था, इंडिया पे आक्रमण करने आया था। पर उससे पहले आक्रमण करने से पहले वो लौट गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो है पोरस जो था, वो जो है पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी किससे, अलेक्जेंडर से। पर पोरस हार गया था। पर उसकी वीरता को देख के क्या किया, सिकंदर ने उसकी जो राज था वो लौटा दिया, उसे और ज़्यादा अधिक राज दे दिया। तो पूछा जाता है किसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुई थी। इसके बाद क्या था, जो धनानंदा जो था, नंदा डायनेस्टी का काफ़ी क्या था, ये अमीर था। तो ये क्या है, जनता के बीच में क्या रहता था, उस तरीके से इसका नेतृत्व नहीं था। तो इसी का फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब कौन सी मौर्य साम्राज्य आ जाता है, मौर्य साम्राज्य। इसी का फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, कौटिल्य और चाणक्य के साथ मिलकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। और एक ऐसे साम्राज्य हुए जिन्होंने इंडिया को एकीकरण किया, जिनकी सीमा जो है ईरान तक फैली हुई थी। ईरान से लेकर दक्षिण वाला एरिया और असम वाला एरिया छोड़ जाए तो बहुत बड़ा एक एरिया था, साम्राज्य था। ये किसने किया था, ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को 2 नामों से भी जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। पहला नाम जो सेंड्रोकोटस, सेकंड वाला एंड्रोकोटस। तो पूछा जाएगा कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है या एंड्रोकोटस किसका नाम है, तो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा हमें किसका, चाणक्य का जो नाम है वो कौटिल्य चाणक्य का नाम है, कौटिल्य कहते थे। इसके अलावा क्या कहते थे, विष्णुगुप्त। यदि विष्णुगुप्त ऑप्शन हो तो विष्णुगुप्त लगाना है, चाणक्य ऑप्शन हो तो चाणक्य लगाना है, और यदि तो हमें कौटिल्य हो तो कौटिल्य लगाना है। इसके अलावा जो है चाणक्य का जो सबसे फेमस बुक है वो अर्थशास्त्र है। इसके अलावा पूछा था मैग्निस्टिकी की जो बुक है इंडिका जो है वो भी किसके काम में थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनता है उनका बेटा उत्तराधिकारी बिंदुसार। तो बिंदुसार जो 272 से लेकर 232 BC तक क्या करता है, राज करता है। उसे जो है अन्य नाम से जाना जाता है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या है, जो शत्रु पे भयंकर तरीके से क्या करता है, घात करता हो। उसके बाद जो उनका शासक बनता है वो अशोक बनता है, 272 से लेकर 232 BC तक क्या करता है, राज करता है। जिसका अन्य नाम क्या था, देव नाम प्रिय, जो देवता के समान जो प्रिय हो।
पहले जो 10 साल जो रहते हैं किसके, अशोक के, काफ़ी क्रूर रहते हैं। वो कलिंगा वार रहता है 263 BC में। वहाँ पर ये क्या करता है, कलिंगा वार में आक्रमण करके उसकी सेना को हरा देता है। उनके बाद क्या रहता है, जब देखते हैं बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये सारे जो है वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं ये कि पशु की हत्या करना पाप है, बहुत तरीके से क्या करते हैं, शिलालेख लिखवाते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए काम करते हैं। इसलिए क्या कहता है, अशोक महान कहा जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे को अशोक महान। तो अशोक महान क्यों, क्योंकि पहले क्या था, ये काफ़ी जो है हिंसक थे। उसके बाद क्या उन्होंने रास्ता त्याग कर एक जो है अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया, अपना राजपाट किया। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्ता साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य जो 319 से लेके 550 AD सबसे ज़्यादा साल तक राज करता है। कौन सा, गुप्ता साम्राज्य। और गुप्ता साम्राज्य को गोल्डन एज ऑफ इंडिया हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उनके राज्य में हमारे यहाँ संस्कृति, साइंटिस्ट, कला, लिटरेचर सबका विकास एक साथ होना स्टार्ट होता है। तो इस गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं वो श्री गुप्त करते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है घटोत्कच, पर जो उनका रियल फाउंडर माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या महाराजा धीराज भी कहा जाता है। इससे पहले जो थे श्रीगुप्त थे या घटोत्कच थे, उन्हें महाराजा कहा जाता था, पर चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या महाराजा धीराज कहा जाता है। इसके अलावा ये गोल्ड कॉइन क्या है, प्रस्तुत करता है, निकालता है। पूछा जाए गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, तो गोल्ड कॉइन जो चलता था किसके काल में, देवराज फर्स्ट के में। उनके बाद उनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, वो उत्तराधिकारी बनता है। तो समुद्रगुप्त जो बनता है तो उसे विंसलेट स्मिथ ने क्या है, इंडियन नेपोलियन कहा है, क्योंकि इसने जो है अपना जो है एरिया जो दक्षिण और ईरान तक फैला रखा था और सबसे ज़्यादा ये थी कि ये युद्ध में हारा नहीं था, इसलिए समुद्रगुप्त को विंसलेट स्मिथ में क्या कहा है, इंडियन नेपोलियन का है। इसके अलावा क्या ये बीना जो बजाने में, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड थे बीना में। इसके अलावा इनके काल में क्या रहता है कि श्रीलंका का एक राजा रहता है मेघवर्ण, वो क्या करता है, बोध गया के अंदर जो है इनसे बात करके डायनेस्टी की स्थापना करता है श्रीलंका के द्वारा, उसे मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड पे जो आते हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के अलग नाम थे, विक्रमादित्य, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, इनके बहुत सारे नाम थे। इन्होंने क्या किया, चांदी का सिक्का निकलवाया, इन्हें रूपक कहा जाता है, रूपक भी कहा जाता है किसे, चंद्रगुप्त सेकंड को। इन्होंने क्या किया, शक जो थे उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी ना, शक विजेता भी कहा जाता है किसे, चंद्रगुप्त सेकंड को, विक्रमादित्य से कहा जाता है। उसके बाद जो कुमारगुप्त फर्स्ट आते हैं तो कुमारगुप्त फर्स्ट थे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके समय में हुड़ों का क्या होता है, आक्रमण रहता है, तो ये क्या करते हैं, हुड़ों पे जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो उनके लास्ट सम्राट रहते हैं वो स्कंदगुप्त रहते हैं, विक्रमादित्य नाम से जानता है। पूछा जाता है इनके लास्ट साम्राज्य कौन थे गुप्त साम्राज्य के, तो भानुगुप्ता जो इनके लास्ट साम्राज्य थे। इसके अलावा गोल्डन एज क्यों कहा जाता है कि इनकी एज में रामायण महाभारत जो एपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर रिसर्च की गई, लिखा गया। जो ट्रिग्नोमेट्री या पाई जो है वो किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा जो है वो क्या गया, खोजा गया। इसके अलावा इनके काल में गुप्त डायनेस्टी के काल में क्या, जो हमारे मंदिर थे या हमारे ब्राह्मण थे उन पर बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। तो दोस्तों इस तरीके से अभी जो हमने ख़त्म कर लिया वो एशियन हिस्ट्री। इससे पहले हम इंडियन फ्रीडम फाइटर पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम किसकी बात करेंगे, उसमें जो हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की, जिसमें मुग़ल जो आते हैं, मुग़लों के बाद उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में कौन बनता है, मोहम्मद गौरी कब आता है, मोहम्मद गजनवी का आता है, उस तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।